अभी तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्क्रीन्स, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एरेशन, उसके बाद सेडिमेंटेशन पढ़ा था। और सेडिमेंटेशन में फिर हम लोगों ने प्लेन सेडिमेंटेशन, है ना, सर्कुलर सेडिमेंटेशन, या यूँ बोल लीजिए फिर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन वगैरह पढ़े थे। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक की। कोगुलेशन सेडिमेंटेशन जो हमने लास्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोग कोगुलेंट ऐड किए थे, वो जिस टैंक में ऐड किए जाते हैं और जिसके अंदर सेडिमेंटेशन होता है उसे हम लोग कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक या क्लेरी फ्लोकुलेटर्स के नाम से जानते हैं। क्लेरी फ्लोकुलेटर एक बड़ी डिवाइस है प्लांट के अंदर, तो वो डिपेंड करता है प्लांट के अंदर पानी की कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसके अंदर देखो 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला फीडिंग डिवाइस, जो कि कोगुलेंट्स को फीड करेगा, कोगुलेंट्स को ऐड करेगा। दूसरा है मिक्सिंग बेसिन, जिसके अंदर अलग तरह की व्यवस्था होती है जो कि उन कोगुलेंट्स को पानी के साथ मिक्स करती है। तीसरा है फ्लोकुलेशन टैंक, जहाँ पे फ्लॉक्स बनते हैं। और लास्ट है सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, फ्लोकुलेशन टैंक और सेडिमेंटेशन टैंक में क्या अंतर है? जो हमारा फ्लोकुलेशन टैंक है उसके अंदर जो मिक्सर है ना, उसके घूमने की स्पीड और सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर पानी के घूमने की स्पीड में अंतर होता है। इसमें से सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फीडिंग डिवाइस की। फीडिंग डिवाइस में हम लोग कोगुलेंट्स दो तरह के ऐड करते हैं, एक तो वेट मिक्स और एक ड्राई मिक्स। वेट मिक्स और ड्राई मिक्स में से ज़्यादातर प्रेफर वेट मिक्स किया जाता है, क्योंकि पानी के साथ में ड्राई मिक्स को घुलने में समय लगता है, जबकि उसकी एफिशिएंसी इसकी वजह से कम हो जाती। बहुत सी बार ये घुलता भी नहीं है, तो नहीं घुलने की वजह से इम्प्योरिटीज उसके साथ ही आगे बढ़ जाती, तो आगे जाने वाले जो फिल्टर्स हैं उनको छानने में परेशानी होती है, इसको छानने में। इसीलिए जनरली ड्राई मिक्स का यूज़ ना करके वेट मिक्स यूज़ करते हैं, और अगर ड्राई मिक्स भी है तो उसे भी पानी के साथ में मिक्स करके और फिर आगे भेजा जाता है। जनरली वेट मिक्स का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि वेट मिक्स तुरंत पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा एफिशिएंटली रिएक्ट कर पाते हैं और इसकी कोई अमाउंट बाकी नहीं रहती, अगर आपके सही से एजिटेटर्स चल रहे हैं तो। एजिटेटर मतलब मिक्सिंग करने वाले जो पंखे होते हैं उनको एजिटेटर्स कहते हैं। तो वो सही से अगर चल रहे हैं तो उसमें कहीं पर कोई संभावना नहीं रहती कि कोई भी रेसिड्यू बचेगा। अब बात करते हैं मिक्सिंग बेसिन्स की। मिक्सिंग बेसिन्स की अगर बात करें तो दोस्तों मिक्सिंग बेसिन्स में दो तरह के मिक्सिंग बेसिन्स का यूज़ करते हैं। पहला बैफल वॉल्स, दूसरा मैकेनिकल मिक्सचर। बैफल वॉल्स क्या होती हैं? बैफल वॉल्स मतलब ऐसी खड़ी दीवारें बना दी जाती है। उन खड़ी दीवारों को, चलिए क्या होती है अभी एक बार अपन इसका डायग्राम देख करके ही समझ लेंगे। पहले देख लीजिए कि बैफल वॉल्स दो तरह की होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल टाइप और एक वर्टिकल बैफल वॉल्स। इसमें से देखो ये होती है बैफल वॉल्स इस तरह की। देखो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तुम ये देखोगे कि ये खड़ी दीवारें हैं, है ना, और ये जो खड़ी दीवारें हैं यहाँ पानी का इनलेट है। हम लोग इस पानी को इधर से एंटर कराएंगे तो क्या होगा, ये इस दीवार के साथ में नीचे की तरफ से यहाँ मूव करेगा। अब ये इस दीवार पे ज़्यादा इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो लहरें हैं वो यहीं से ऊपर चल जाएगी, है ना। मतलब इसमें जो बीच वाली दीवारें होती है छोटी होती हैं और ये लंबी होती है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, फिर ये जाएगा, फिर इसके ऊपर से ट्रेवल करके चला गया, फिर ऊपर से ट्रेवल करके चला गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं अराउंड द एंड बैफल वॉल। इसमें जब पानी इस तरह से ट्रेवल करता है तो ट्रेवल करने की वजह से उसे इस घुमाव की वजह से या फिर इन दीवारों से टकराने की वजह से इसके अंदर जो मिक्स होता है ना, वो मिक्स आपस में आसानी से डिज़ोल्व हो जाना चाहिए था, है ना। और ये लास्ट में आउटलेट से फ्लैकुलेशन टैंक के अंदर चला जाता है। सेम यहाँ अगर आप देखो वर्टिकल फ्लो टाइप के अंदर, वर्टिकल टाइप बैफल वॉल्स के अंदर, तो यहाँ देखो ये दीवारें दोनों लंबी है, ओके, और ये बीच का जो ये जो नैरो स्पेस है ना, ये छोटा है ज़्यादा इनके कंपेयर में। तो यहाँ पे ये मैंने बनाया डायग्राम इसलिए ऐसा दिख रहा, बाकी दूसरी बात है ये छोटा होता है, ऊपर का स्पेस ये वाला जो फ्री स्पेस है छोटा होता है, ताकि ये इसके सहारे सारे ट्रेवल करे। ये यहाँ से ट्रेवल करती है, नीचे टकराती, फिर ऊपर जाती, फिर यहाँ टकराती, फिर इधर टकराती। ये इस तरह से टकराने की वजह से इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो मिक्स हो जाता है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, पानी यहाँ से आया ओवर अंडर, फिर यहाँ गया इसके ऊपर, फिर नीचे से आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे से आया, फिर ऊपर गया। तो इस तरह से जाने से क्या हो रहा है, पानी इसके ओवर और अंडर जा रहा है ना।
तो ये नीचे ऊपर जाना, वर्टिकली मूव करना है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं वर्टिकल टाइप बेफल वॉल्स। ये बेफल वॉल्स जो है वो आजकल हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं। क्यों यूज़ नहीं करते हैं बेफल वॉल्स? क्योंकि इसके अंदर अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो मिक्सिंग हो रही है ना, वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। यहाँ ये मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। अगर ये मिक्सिंग प्रॉपरली हो जाती तो हम लोग बेफल वॉल्स ही यूज़ करते रहते, पर यहाँ जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर नहीं होती है। जब इम्प्रॉपर मिक्सिंग होती है, इसी वजह से हमको नेक्स्ट दूसरा टाइप यूज़ करना पड़ता है, और वो दूसरा टाइप क्या है? मैकेनिकल मिक्सचर। ये आ गया आपका मैकेनिकल मिक्सचर, कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर यहाँ पे ये टैंक जो है ना, इधर से पानी एंटर करता है, यहाँ बीच में अपन ने एक दीवार लगा दी है। दीवार इसलिए लगाई है ताकि ये जो पानी यहाँ से जाए वो इस पंखे के पास से होकर के गुजरे। इस पंखे को हम लोग बोलते हैं इम्पेलर। ये इम्पेलर की साफ्ट है लंबी सी, और यहाँ ऊपर मोटर लगी हुई है जो इस पंखे को घुमाती है। ये जो इम्पेलर है, इस इम्पेलर के पास से जब पानी गुजरेगा तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोगुलेंट्स ऐड कर देंगे। ये जो ड्राई मिक्स से आएगा ना, या ड्राई मिक्स या वेट मिक्स से जो आएगा उसको यहाँ ऐड कर देंगे। ये पानी के साथ में इस पंखे के साथ में मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद में यहाँ से आउटलेट से ये बाहर निकल जाएगा। अगर मान लो यहाँ कोई इम्प्योरिटीज़ बचती है तो यहाँ ड्रेन से हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन बात यह है, इसकी पहले भी प्रश्न आया हुआ है, यहाँ से इसकी पूछी है कि यहाँ से कितनी रेट पर मिनट के हिसाब से ये घूमता है। तो ये 100 से लेके 200 आरपीएम की रेट से ये घूमता है। दूसरी बात, इसका डिटेंशन टाइम कितना होता है, पानी इसमें कितनी देर तक ठहरता है ना। और दूसरी बात, इसमें जो मिक्सिंग का टाइम है वो कितना है, तो आधे से लेके 2 मिनट इसके अंदर पानी ठहरता है, और वो उसका मिक्सिंग का टाइम है। दूसरी बात, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ जो मोटर लगी हुई है उसकी पावर निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, जी स्क्वायर म्यू वी। जहाँ म्यू क्या है, वो है डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी हम लोग यहाँ किस में मेज़र कर रहे हैं, तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। फिर इस तरह से टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब में। फिर जी क्या है, जी है हमारे पास में टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको सेकेंड इनवर्स के अंदर हम लोग मेज़र करते हैं। ओके, तो ये बात हुई है हमारी किसकी, इसकी मैकेनिकल मिक्सचर की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट इस यूनिट का, इस हमारे फ्लोकुलेटर्स का। उसमें है फ्लोकुलेशन टैंक। ये फ्लोकुलेशन टैंक के अंदर क्या होता है, इस फ्लोकुलेशन टैंक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वही सेम जैसे भी मिक्सचर के अंदर था ना, वैसा के वैसे इसकी स्ट्रक्चर है। बस यहाँ ये फैन, यहाँ जो हमारे ये पैडल्स हैं या इम्पेलर्स हैं, ये ज़्यादा लगे हुए होते हैं, है ना। इन इम्पेलर से या तो ये एक, या तो जैसे एक के साथ में 2 जुड़े हुए ऐसे होंगे, या फिर बहुत सारे होंगे, है ना, 3-4 पंखे अलग अलग लगे हुए होंगे। ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है जनरली। तो इसके अंदर और फिर ब्रिज भी लगा हुआ होता है यहाँ पे, इसके साथ में एक ब्रिज और घूमता रहता है। तो जो बड़े क्लेरिफायर्स हैं उनके अंदर इस तरह से होता है जनरली। बाकी इस फ्लोकुलेशन टैंक जो छोटे मोटे होंगे उनके अंदर तो इसी तरह की व्यवस्था होगी, इसमें पेडल्स लगे हुए होते हैं। इस तरफ से ये इनलेट आ जाएगा, पानी इसके अंदर से जाएगा, और यहाँ से आउटलेट से पानी बाहर निकलेगा। पानी कहाँ जाएगा, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जाएगा। ओके, फ्लोकुलेशन टैंक के अंदर मेनली होता क्या है, देखो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो मिक्सिंग टैंक है, मिक्सिंग टैंक के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, 100 से 200 आरपीएम तक में पानी को घुमाया था, है ना। तो यहाँ पे इतना तेज़ पानी घुमाने से क्या होता है कि वो सारा जो हमारा मिक्स है वो उसके साथ में मिक्स हो जाता है ना, पानी के साथ में मिक्स हो गया। जितना भी हमने कोगुलेंट डाले पानी के साथ मिक्स हो गए, पर उनको अभी भी आपस में रिएक्ट करके और कोगुलेंट या फ्लॉक बनाने का मौका नहीं मिला। तो फ्लॉक बनाने के लिए हम फ्लोकुलेशन टैंक में डालेंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, पानी को स्लोली मिक्स करते हैं। स्लोली मिक्स करते कितने आरपीएम पे, 2 से 3 आरपीएम पर इसको मिक्स किया जाता है। इतने कम आरपीएम पर मिक्स करने से क्या होता है, पार्टिकल्स को एक अच्छा खासा समय मिल जाता है, और इसके अंदर डिटेंशन टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा खासा समय मिलने से क्या होता है, वो आपस में कनेक्ट होकर के और नीचे बैठ जाते हैं, और इम्प्योरिटीज़ को हम लोग स्लज की फॉर्म में यहाँ पे स्लज ट्रांसफ़र पंप के थ्रू बाहर निकाल देते हैं ड्रेन वॉल में, है ना, ड्रेन वॉल से बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ है ड्यू टू स्लो रोटेशन पार्टिकल्स कनेक्ट टू ईच अदर एंड गेट हैवी देन सेटल डाउन। और उसके बाद में जो बचा हुआ पानी है वो आगे चला जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। सेडिमेंटेशन टैंक कैसे होते हैं, उनकी बनावट कैसी होती है, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं, इसीलिए वापस से उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में
कि ये जो पैडल्स लगे हुए थे ना इसके अंदर, इन पैडल्स की के लिए पोटेंशियल या टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालें। तो उसके लिए सबसे पहले ये मानेंगे कि जो पैडल लगा हुआ है वो हमेशा घूम रहा है, लगातार घूमते हैं ये पैडल्स। तो जो पैडल पहले घूम रहा था उसकी वेलोसिटी थी v1 शुरू में, और जब ये थोड़ा टाइम बाद में जब ये घूम के वापस किसी एक जगह पर्टिकुलर एस डिस्टेंस ट्रेवल करके किसी दूसरी जगह गया, वहाँ पे इसकी थी v2 वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय उसकी डिस्टेंस से डिवाइड करके और हम इसका टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। इसके अंदर से हमको क्या पता पड़ता है, इससे ये पता पड़ता है कि जो हमारा फ्लोकुलेटर है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि जो फ्लोकुलेटर की जो टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू अगर 10 से लेके 40 सेकंड इन्वर्स या पर सेकंड की है तो इसका मतलब वो सही से वर्क कर रहा है। अगर मान लो इस g को हम लोग स्मॉल t क्या है, मिक्सिंग टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास में एक नॉन डायरेक्शनल वैल्यू आ जाएगी g इंटू टी। वो हमें क्या बताएगी, वो हमें बताएगी स्लज की क्वालिटी, कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों है ना, कि स्लज जो है वो किस तरह का है, किस तरह का बनेगा। तो इसमें देखो, अगर हमें जो ऊपर से जहाँ से हमने ग्रेडियंट निकाला था, ग्रेडियंट की वैल्यू अगर ज़्यादा आती है और टाइम आपके पास कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो फ्लॉक मिलेगा वो डेंस फ्लॉक मिलेगा। और अच्छा, डेंस फ्लॉक क्यों मिलेगा, कि घूमने में जो समय है ना वो आपको क्या लग रहा है, कम लग रहा है, तो डेंस फ्लॉक मिलेगा। इसका मतलब फ्लॉक्स ज़्यादा बड़े हैं और नीचे जा चुके हैं और कम क्वांटिटी में मिलेंगे। जबकि जो स्मॉलर वैल्यू है ना, स्मॉल जी की अगर मिलेगी और उसको उसके साथ में आपको डिटेंशन टाइम या ये मिक्सिंग टाइम आपको क्या मिल रहा है, मिक्सिंग टाइम आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो आपके पास में जो फ्लॉक्स होंगे वो हल्के होंगे और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होंगे। दूसरी बात करें नीचे अपन फॉर्मूला टू फाइंड आउट पावर ऑफ पेडल्स, एफ इंटू वी है ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर निकाल सकते हैं। यहाँ पे फोर्स क्या है, तो हाफ सी डी रो ए पी स्क्वायर वी पी स्क्वायर, ए क्या है, पी क्या है, वी क्या है, ये सब देखो। सी डी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ओके। रो क्या है, मास डेंसिटी। ए पी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पेडल, और वी पी क्या है, पेडल की वेलोसिटी। तो इस तरह से आप लोग इसकी पावर, पेडल्स की पावर भी निकाल सकते हैं, जैसे आप लोगों ने मैकेनिकल मिक्सचर में निकाली थी। ओके, मैकेनिकल मिक्सचर का फॉर्मूला वापस रिवाइज कर लो क्या था। ओके, और देखो नेक्स्ट, अगला देख रहे हैं हम लोग फिल्ट्रेशन। देखो ये फिल्ट्रेशन में मेनली है क्या, जैसे बचपन में प्रोजेक्ट बनाए होंगे ना, जिसके अंदर मटके के अंदर नीचे छेद कर देते थे, फिर अंदर की तरफ कंकर भर देते थे और मिट्टी वो रेत भर देते थे, ऊपर से फिर पानी डाल देते तो फिर नीचे की तरफ साफ पानी आ जाता था। सेम है फिल्ट्रेशन, ऐसा का ऐसा है। इसमें ये बेड होता है जिसमें नीचे ग्रेवल्स होते हैं और ऊपर सैंड होती है, सेम वैसा का वैसा है ना। नीचे की तरफ यहाँ पे हम लोग वॉल्स रखते हैं जिससे पानी बाहर निकाला जा सकता है, फिल्टर वाटर निकाला जा सकता है। सेम वही चीज़ है। इसके अंदर वाटर जो है ना वो दो तरह के फ़िल्टर्स में से आप सेपरेट कर सकते हो, एक तो ग्रेविटी फ़िल्टर और एक प्रेशर फ़िल्टर, दो चीज़ें हैं। ग्रेविटी फ़िल्टर के अंदर क्या होता है, ग्रेविटी फ़िल्टर के अंदर वही स्लो सैंड ग्रेविटी फ़िल्टर और रैपिड सैंड ग्रेविटी फ़िल्टर होता है। ये ऑटोमेटिक काम करते हैं, इसके अंदर कोई प्रेशर लगाया नहीं जाता है, ग्रेविटी के इफेक्ट से ही पानी नीचे आता है। जबकि प्रेशर फ़िल्टर के अंदर ऊपर से प्रेशर दिया जाता है जिसकी वजह से जल्दी पानी छनता है, सिंपल ये चीज़ है। प्रेशर फ़िल्टर जो है वो इकोनॉमिकली उतने अच्छे नहीं है जितने हमारे पास में रैपिड सैंड और ग्रेविटी फ़िल्टर, स्लो सैंड जो है जितने इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है उतने वो नहीं है। इसीलिए मेनली ये रैपिड सैंड ग्रेविटी फ़िल्टर और ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, क्योंकि कम जगह, छोटी जगह के ऊपर लग जाता है। और दूसरी बात, इसको साफ़ करने के लिए भी बैक वॉश का तरीका यूज़ होता है, जो 15 मिनट का प्रोसेस है, उसमें कोई समय नहीं लगता। ठीक है, इसके अंदर देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या रिमूव करेंगे। अच्छा, स्लो सैंड ग्रेविटी फ़िल्टर, रैपिड सैंड ग्रेविटी फ़िल्टर में क्या डिफरेंस है ये हम आगे देख रहे हैं। अभी केवल इतना सा ध्यान लो कि जो स्लो सैंड ग्रेविटी फ़िल्टर है ना, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसका ऑलमोस्ट 98 से 99% तक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हटा देता है सैंड, स्लो सैंड ग्रेविटी फ़िल्टर पर। क्योंकि ये एक्सपेंसिव, थोड़ा बड़ी अमाउंट के अंदर बनता है, एक्सपेंसिव होता है, लार्ज एरिया कवर करता है। दूसरी बात, इसके अंदर जो साफ़ करने का जो तरीका है ना, उसके अंदर भी लेयर्स को सही से साफ़ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इसमें मतलब वो ऊपर से रेत हटा हटा करके साफ़ करनी पड़ती है, तो इसमें समय काफ़ी लगता है। इसीलिए रैपिड सैंड ग्रेविटी फ़िल्टर यूज़ लिए जाते हैं, जिसमें बैकवॉश करा और फटाफट पानी साफ़ हो गया। इसके अंदर से हम क्या रिमूव कर सकते हैं, तो इसके अंदर रिमूव करने के लिए आपके पास कलर है, ऑर्डर है ना, टर्बिडिटी है और पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को ये रिमूव करता है पानी में से। ओके, कलर, ऑर्डर, टर्बिडिटी और पैथोजेनिक बैक्टीरिया। कैसे करता है, तो ये आपके पास में थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है।
थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में आप देखो सबसे पहले है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग के अंदर आप देखो क्या होगा, जो सैंड और ग्रेवल्स का ये बेड है, जनरली ग्रेवल्स की जगह आजकल एंथ्रासाइट भी यूज़ करने लगे हैं। एंथ्रासाइट भी अच्छा एब्जॉर्बर है, इसलिए वो भी ज़्यादा काम में लिया जाता है। देखो ऊपर की तरफ हमारी सैंड है, नीचे की तरफ ग्रेवल्स है, तो जो पार्टिकल्स ऊपर से आएंगे जब हम पानी ऊपर से डालेंगे तो जो रेत से बड़े पार्टिकल्स है वो ऊपर ही रह जाते हैं और पानी नीचे चला जाता है। इस तरह से बड़े पार्टिकल्स का ऊपर एक लेयर बना लेना, ये कहलाता है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। ठीक है, अब एक लेयर बन चुकी है, जिससे क्या होगा कि अब इस लेयर से और छोटे पार्टिकल ऊपर जमा होंगे या इससे बड़े पार्टिकल ऊपर जमा होंगे, छोटे पार्टिकल ही नीचे निकल पाएंगे। अब जैसे छोटे पार्टिकल नीचे आ गए, रेत में आ गए, तो ये छोटे पार्टिकल कौन आएंगे, जो सस्पेंडेड नहीं है, जो कोलोइडल पार्टिकल वो आएंगे। कोलोइडल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो एक जिलेटिनियस पीपीटी रखते हैं। तो जिलेटिनियस पार्टिकल जब ये आएंगे तो सैंड के बीच के पोर्स में भर जाएंगे, जिसकी वजह से सैंड के पोर्स जो हैं वो और छोटे हो जाएंगे। और छोटे होने की वजह से क्या होगा, उनसे कोलोइडल पार्टिकल से भी छोटे पार्टिकल जो है ना, वो यहाँ पे इन जिलेटिनियस पीपीटीज के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे और यहीं पे रुक जाएंगे। इस तरह से जुड़ना ये कहलाता है फ्लोकुलेशन विद सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, पानी के साथ में हमेशा बैक्टीरिया रहते हैं, या तो आते हैं या यहाँ डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे पैदा होंगे या फिर जो आएंगे, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, पानी के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड है, जैसे प्लैंक्टन्स है ना, एल्गी, फंगस वगैरह जो भी होगी, उनको यहीं पे इस सैंड के अंदर ही क्या करेंगे, उनको नष्ट कर देंगे वो बैक्टीरिया। इसको हम लोग स्मार्ट स्किन या फिर डर्टी स्किन के नाम से जानते हैं। ओके, ये इस तरह से सैंड के अंदर से रिमूव होते हैं। उसके बाद में पानी नीचे चला जाएगा ग्रेवल्स के अंदर। ओके, एक और बात जो सैंड करती है वो क्या, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन का। तो इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज न्यूट्रलाइजेशन का काम कैसे करेगी, जो पानी के अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे और सैंड के अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स है, तो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस तरह से पानी को बिल्कुल साफ करके ग्रेवल्स के थ्रू बाहर निकाल जाता है। ये है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिल्टर मटेरियल के अंदर हम लोग जो दो चीज़ें काम में ले रहे हैं, एक तो सैंड और एक ग्रेवल्स, ये भी हर कोई से काम में नहीं ले सकते। जैसे सैंड के अंदर की खास बात यह है कि ऐसी सैंड होनी चाहिए जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए और यूनिफॉर्म साइज़ की, एक जैसी साइज़ की सैंड होनी चाहिए। इसका जो बेड बनता है वो 110 से 90 से लेकर के 110 सेंटीमीटर तक की लेयर का बेड बनता है इसका। उसके बाद जो ग्रेवल्स हैं उनकी क्या, अच्छा एक और बात सैंड की क्या खास बात है कि इसको जब HCl के सॉल्यूशन में 24 घंटे तक रखा जाता है तो केवल 5% तक ही इसका वेट लॉस होना चाहिए। ये ऐसी सैंड काम में ली जाती है। उसके बाद ग्रेवल्स कैसे काम में ली जाते हैं, तो ग्रेवल्स जो वो वही सैंड लेयर को सपोर्ट करने के लिए नीचे की तरफ लगाए जाते हैं। ये राउंडेड होने चाहिए, हार्ड और टफ होने चाहिए और इनके अंदर भी कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। और ग्रेवल्स की जो साइज़ है वो 30 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के मोटाई के ये होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्लो सैंड ग्रेविटी फ़िल्टर। स्लो सैंड ग्रेविटी फ़िल्टर के अंदर भाई ग्रेविटी फ़िल्टर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे एक मटका मान लो, ऊपर की तरफ रेत है, नीचे की तरफ क्या आपका पानी है, ये है स्लो सैंड ग्रेविटी फ़िल्टर। ठीक है, यही मान के चलो। ओके, अब इसमें क्या होगा, जब तुम ऊपर से पानी डालोगे है ना, तो ऊपर से कौन सा पानी आना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर से केवल प्लेन सेडिमेंट्री टैंक का पानी ही इसमें यूज़ किया जा सकता है। कोगुलेशन विद सेडिमेंटेशन का पानी इसके अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि कोगुलेशन विद सेडिमेंटेशन के अंदर तो क्या होता है, जो चिपचिपे सब्सटेंस आते हैं, जिलेटिनियस सब्सटेंस आते हैं, वो अगर इसके ऊपर जाएंगे तो इसकी लेयर को ऊपर क्लोट कर देंगे और फिर वो पानी को छान नहीं पाएगी। इसीलिए हम लोग प्लेन सेडिमेंट्री टैंक का जो पानी है वो ही इसके अंदर काम में ले सकते हैं। मतलब जहाँ भी प्लेन सेडिमेंट्री टैंक है वहाँ पे स्लो सैंड ग्रेविटी फ़िल्टर काम में लिया जाता है। ओके, इसका जो हेड लॉस होता है ना, वो 0.7 से लेकर के 1.2 मीटर का हेड लॉस होता है। ओके, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। हेड लॉस क्या होता है, जो पानी छनता है, छनने के अलावा जो बचता है ना पानी, वो हेड लॉस में काउंट होता है। ठीक है, जितना पानी भाई छनना ज़्यादा चाहिए और बाहर कम बहना चाहिए ना, तो इसका हेड लॉस होता है 0.7 से 1.2 मीटर तक का। व्हेन द लिमिटेशन वैल्यू which is roughly kept 0.7 to 0.8 times of the depth of the filter sand is reached, the filter unit must be out of service। जब जो हेड लॉस है ना वो आपकी लेयर भाई डेप्थ लेयर क्या है, डेप्थ लेयर का 0.7 से 0.8 टाइम्स बढ़ जाए, ओके, तो हमको समझना चाहिए कि ये जो हमारा फ़िल्टर है अब काम करना बंद कर दिया है, अब हमको इसको साफ़ करना चाहिए। क्योंकि इसमें बैकवॉश नहीं होता है। बैकवॉश क्या होता है, नीचे से पानी दो, उछलेंगे, पार्टिकल्स उछलेंगे, गंदगी बाहर निकल जाएगी, है ना, ये बैकवॉश होता है। तो बैकवॉश इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो ऊपर की लेयर है ना, ऊपर की लेयर कितनी, ये देखो 1.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर लेयर को
भाई बाहर निकाल देते हैं। ओके। और सॉरी, है।